दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज मैंने राहुल गांधी की बिहार की वोटर अधिकार यात्रा को लाइव कवर किया और इस वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जो मैंने अनुभव किया उसके साथ साथ मोतिहारी में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दरमियान जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, बिहार के इस बदलाव के दौर में कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन किस हद तक कामयाब हो रही है और किस हद तक कामयाब नहीं हो रही है। इन सारे पहलुओं की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आज बिहार के चंपारण इलाके में जो संयोगवश मेरा इलाका भी है, उस इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद की जो ये यात्रा है वो यात्रा पहुंची, वोटर अधिकार यात्रा। और इस यात्रा को कवर करने के लिए चूंकि मैंने ही पहले से प्लान बनाया था कि अपने जिले में इसे देखेंगे और दूसरी जगह से जो फीडबैक मिल रहा था उसके साथ अपने दर्शकों को उस पूरे अनुभवों को एक साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आज जो मैंने देखा पहले उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी थे तो तेजस्वी यादव भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, पप्पू यादव भी थे और तमाम दूसरे लोग थे। कई सारे कांग्रेस और महागठबंधन के नेता वोटर के अधिकार को लेकर, कथित वोट चोरी को लेकर जनता को जागरूक करने निकले। कहीं पैदल तो कहीं खुली गाड़ी में तो कहीं बुलेट पर तो कहीं संविधान सुरक्षा सम्मेलन के बहाने। लेकिन जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उसमें एक बात तो साफ है, वोटर का मिजाज चुनाव में क्या होगा यह चुनाव के दरमियान पता चलेगा। मगर नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ एक अविश्वास का वातावरण बन चुका है। नीतीश कुमार के शासन में उनकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार में जो बार बार पुल गिरते हुए आप देख रहे हैं, जगह जगह लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच शराबबंदी ने जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों को खड़ा किया है, इन सब का असर वोटर अधिकार यात्रा के साथ क्लब होकर जनता के गुस्से के रूप में एक नए तरह के जनमत में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जनता का जनमत तो तैयार हो रहा है, महागठबंधन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तेजस्वी यादव मंडल की राजनीति भी कर रहे हैं तो विकास की बात भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जाति गणना की बात भी कर रहे हैं तो अपर कास्ट यानी जनरल कैटेगरी को साथ लेकर चलने की बात भी कर रहे हैं। सारी बातें सभी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो बदला है उसमें दो तीन बुनियादी मुद्दे दिखाई देते हैं, दो तीन बुनियादी पहलू दरअसल दिखाई देते हैं। नंबर एक, कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का पत्ता ठीक से फेंटने का काम किया। तो इस यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम कांग्रेस वाली सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में दिखेगा, लेफ्ट पार्टियों के पक्ष में भी दिख सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में उस तरह से दिखेगा? पहली बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी किसी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, क्योंकि यदि वोट बैंक की राजनीति कर रही होती तो उत्तर भारत में मंडल कमीशन के बाद कांग्रेस पार्टी साफ नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लिहाजा कांग्रेस का कोई वोट बैंक भी ऐसा नहीं है जो किसी जातिगत समीकरण के आधार पर, किसी सांप्रदायिक नैरेटिव के आधार पर, किसी सामाजिक संरचना के आधार पर खड़ा हुआ हो। लिहाजा उस वोट को जो कांग्रेस के पाले में तो आ रहा है, वो सहयोगी दलों के पाले में, सहयोगी दलों की सीटों पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अलोकप्रिय हो रहे हैं, मुद्दा नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बिहार के आम वोटर के बीच में नीतीश कुमार की सेहत अब तक मुद्दा नहीं बन पाई है। और जब तक यह मुद्दा नहीं बन पाएगा कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर सरकार चलाने में अक्षम हो चुके हैं, वो सक्षम नहीं है, जब तक यह मुद्दा नहीं बन पाएगा तब तक तेजस्वी यादव को राहुल गांधी द्वारा बनाए गए माहौल का वो पॉलिटिकल डिविडेंड, राजनीतिक लाभांश उस रूप में प्राप्त नहीं होगा जिस रूप में तेजस्वी यादव उम्मीद कर रहे हैं। आखिर मंडल धारा ही तो यादव बनाम गैर यादव में विभाजित हुई। गैर यादव राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार आए, बाद में नरेंद्र मोदी को ऊपर लाकर भारतीय जनता पार्टी उसमें एक स्टेक होल्डर बनने लगी। और इन सब के बीच
जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हो या लंबे समय से उस सियासत को सफलतापूर्वक खेलते रहे हो, तो उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव के पक्ष में आरक्षण, जाति गणना, संविधान खतरे में है, ये सारी बातें तभी काम करेंगी जब नीतीश कुमार, चूंकि बिहार के चुनाव में एनडीए का घोषित या अघोषित जो भी कहे, चेहरा वही है। जब तक नीतीश कुमार के ऊपर से भरोसा कम नहीं होगा, जब तक नीतीश कुमार का नेतृत्व सवालों के घेरे में नहीं आएगा, तब तक यह मुद्दा नहीं बन सकता। राहुल गांधी की स्पीच मैंने सुनी। राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में मैं भी मौजूद था और मैंने एक एक वर्ड पर गौर किया। एक शब्द राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। स्वाभाविक है, राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो जहां भी राहुल गांधी की पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहां उनके सामने यदि भाजपा है या फिर जनता दल यूनाइटेड के ऊंची जाति के अपर क्लास के कैंडिडेट हैं, वहां पर सीधा सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिल सकता है। भाजपा के खिलाफ या जेडीयू के अपर क्लास कैंडिडेट के खिलाफ सीधा फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है, लेकिन वो फायदा तेजस्वी यादव के सीटों पर कन्वर्ट तभी होगा जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रणनीति के उलट जाकर काम करें। राहुल गांधी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, दोनों के लिए अलग परिस्थितियां विद्यमान है। कई सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के वोटर से चाय दुकानों पर, पान दुकानों पर इस पूरी यात्रा के दरमियान मैंने बात करने की कोशिश की, मिठाई दुकानों पर बात की, अपना अपना व्यवसाय करने वाले, साइकिल से चलने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों से भी बात की। एक बात ही निकलकर सामने आई। वो बात यह है कि नरेंद्र मोदी के वादों में कोई दम नहीं होता। कभी वो मोतिहारी की चीनी मिल से चाय पीने का वादा करते हैं, 10-11 साल हो जाते हैं, फिर चीनी मिल की चर्चा बंद कर देते हैं, वो चीनी मिल कबाड़ हो चुकी है। कभी मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा करते हैं, मुंबई तो छोड़िए, मोतिहारी की स्थिति बिहार की राजधानी कौन कहे, पटना या पटना के बाद जो दूसरे नंबर का शहर है उसके बराबर भी नहीं है। तो लोग नरेंद्र मोदी के वादों पर एतबार नहीं करते। 15 लाख वाला जुमला आने के बाद अब लोगों को नरेंद्र मोदी पर उस तरह से भरोसा नहीं रहा जैसे 2015 में, 2014 में जो कह दे नरेंद्र मोदी, जनता आंख मूंद कर सुनने के लिए तैयार थी। तो नरेंद्र मोदी की अलोकप्रियता का पूरा फायदा राहुल गांधी को मिल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जिन तबकों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, उन तबकों के बीच एक अलग तरह का वोट बैंक भी विकसित हो चुका है। मत भूलिए कि ये 90 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। तो जब 2025 का भारत है तो 2025 का बिहार भी है, और जब 2025 का बिहार है तो 1990-95 के नजरिए से उसे नहीं देखा जा सकता। जाति आधारित एक वोट बैंक है, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उस वोट बैंक के भीतर एक एस्पिरेशनल क्लास, एक आकांक्षी वर्ग पैदा हुआ है, जिसे कभी छात्र के नाम पर, नौजवान के नाम पर, तो किसान के नाम पर अलग अलग चश्मे से देख सकते हैं। और इसी आकांक्षी वर्ग को, इसी एस्पिरेशनल क्लास का फायदा उठाने की जो कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे थे, मुद्दे दरअसल प्रशांत किशोर ने जमीन तक पहुंचा दिए। उसका पॉलिटिकल डिविडेंड यानी उसका जो राजनीतिक लाभांश है, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर, लेफ्ट पार्टियों द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर तो सामने आता हुआ दिखता है, लेकिन लालू यादव की पार्टी जहां, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी जहां लड़ रही है, वहां उसका फायदा मिलता हुआ कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मुझे दिखाई नहीं देता। वो पार्टी अपनी सीटों पर एमवाई से आगे कितना बढ़ पाएगी, एक सवालिया निशान है, और इसको तेजस्वी यादव को ही इसका रास्ता निकालना होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव नए जमाने के नेता हैं और विकास की बात उसी तरह से करने वाले नेता दिखते हैं जिस तरह से अखिलेश यादव थे, या अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल हम सब ने देखा है, एक्सप्रेसवे पर चलते हुए हम सब लोग अनुभव करते हैं। तो तेजस्वी यादव एक नए जमाने के मॉडर्न लीडर हैं, उनके पास एक विजन भी दिखाई देता है, कम से कम उनकी बातों से तो दिखता है। बातों के आगे की चीजें सत्ता में आने के बाद ही दिखती है कि सत्ता में आने के बाद कोई आदमी काम क्या करता है। नरेंद्र मोदी की बातों पर लोगों ने एतबार किया, उसके बाद से किसी की बातों पर भरोसा होना अब बंद हो चुका है। खासकर जनता की स्थिति देखें तो आम जनता 15 लाख वाले जुमले और 2013-14 में जो बड़े बड़े वादे किए गए, उन वादों के बाद की परिस्थितियों में अब जनता उसे स्वीकार करने की स्थिति में दिखाई नहीं देती। और क्यों दिखाई नहीं देती? इसलिए दिखाई नहीं देती कि क्योंकि नेताओं की बातों पर उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से जमीन पर माहौल बदल रहे हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी की भी अपनी समस्या है।
वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार के वोटर की सहानुभूति उन्हें मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ जब नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए वो रणनीति काम नहीं करती। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, राहुल गांधी नहीं है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार वाली कुर्सी चाहिए, तो नीतीश कुमार पर, उनके प्रशासन पर, उनके शासन में निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, शराबबंदी से उपजी परिस्थितियां हैं, बिहार में औद्योगिकरण की धीमी रफ्तार है, इन सब के ऊपर तेजस्वी यादव को सीधा सीधा नीतीश कुमार को घेरना होगा, तभी जाकर जनता उन पर एतबार कर पाएगी। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी तो एकदम क्लियर है। राहुल गांधी के पास अगर वो नीतीश कुमार पर अटैक करना शुरू करें, राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार पर आक्रमण करना शुरू करें, उसके बाद क्या होगा? जो नीतीश कुमार का लौकुश समाज का वोट है, या अति पिछड़ा समाज का वोट है, या महादलित समाज का वोट है, उन वोटर्स के बीच जो कांग्रेस से दूर हुआ करते थे, अब कांग्रेस की तरफ सोच रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ आने से फिर हिचक सकते हैं। तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी वहां सही दिखाई देती है। आज आप पिछड़े वर्ग के लोगों से बात करें, मैंने भी बात की, पिछड़े वर्ग में, दलित में, महादलित में, दलित और महादलित की पहली पसंद, अब कोई माने या ना माने, बिहार में कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। महादलित समुदाय के बीच बिहार में कांग्रेस से बड़ा अट्रैक्शन किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन वोटों के का कन्वर्जन कितना होगा, इस पर अब भी सवालिया निशान है। ठीक इसी तरह से पिछड़े वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा दुविधा में है कि जाए तो कहां जाए। प्रशांत किशोर की तरफ जाने से वो हिचक रहे हैं। नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, या भाजपा उन्हें हटा तो नहीं देगी, उसको लेकर संशय के वातावरण है। तेजस्वी यादव की तरफ जाने पर 90 से 2005 के बीच का, खासकर 95 से 5 वाला दौर तो वापस नहीं आ जाएगा, इसका डर है। लेकिन तेजस्वी यादव उनको एश्योर कर रहे हैं कि वो दौर वापस नहीं आएगा। तमाम बातें कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वोटर के बीच में बिहार में सकारात्मक मुद्दों से ज्यादा, पॉजिटिव वोटिंग से ज्यादा इस बार नेगेटिव वोटिंग पर नतीजा जाता हुआ दिख रहा है। और नेगेटिव वोटिंग पर जब नतीजा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता के निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर, जनता के निशाने पर, जनता जिन्हें देखना चाहती है वो नेता ना होकर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक रूप से अटैक नरेंद्र मोदी पर किया जाएगा तो राजनीतिक रूप से फायदा भी उनके समकक्ष यानी राहुल गांधी को होगा। सत्ता नीतीश कुमार से छीननी है तो नीतीश कुमार पर जब तक तेजस्वी यादव सीधे सीधे सामने नहीं आएंगे, तब तक इस वोटर अधिकार यात्रा का उस रूप में फायदा मिलता हुआ नहीं दिखेगा जिस रूप में मिलना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि बहुत ही साफ सुथरी और ईमानदार नेता की रही है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के शासन में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। एक ब्रिज कई बार बनता है, कई बार गिरता है, सभी देख रहे हैं किस प्रकार की चीजें हो रही है। आप ब्लॉक में, अंचल में जाकर के, वहां से लेकर के किसी दफ्तर में चले जाइए, आपको 5-10% अच्छे अधिकारी मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे लोग हैं 5-10%, लेकिन 90% भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा। तो क्या उस भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार को अलग किया जा सकता है? मनमोहन सिंह एक बेहद ईमानदार नेता थे, उनकी ईमानदारी पर विपक्ष को भी शक नहीं था। लेकिन मनमोहन सिंह के शासनकाल में झूठ का जितना बड़ा प्रोपेगेंडा भ्रष्टाचार को लेकर चलाया गया, और जिस तरह से उनके शासन को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया 2013-14 में, आज बिहार की जनता के सामने जब जमीनी स्तर का भ्रष्टाचार कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव क्यों हिचक रहे हैं? जनता सड़क पर नहीं आ रही है, जनता का गुस्सा सड़क पर आ रहा है। जनता के भीतर जो बदलाव की चाहत है वो सड़क पर निकल करके आ रही है। और जनता जिस प्रकार से किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, स्टेबिलिटी के नाम पर स्टेटस को जैसी स्थिति में खुद को पा रही है, तब जाकर जनता ये सोच करके राहुल गांधी की सभा में आ रही है कि चलो कोई तो निकला है अधिकार की बात करने वाला, कोई तो निकला है आरक्षण की बात करने वाला, कोई तो निकला है बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करने वाला, कोई तो निकला है सामाजिक संतुलन की बात करने वाला, कोई तो क्षेत्रीय असंतुलन को, रीजनल इंबैलेंस को कम करने की बात करने वाला निकला है। ये सोच कर आ रही है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस पार्टी का संगठन अभी उस हालत में नहीं है कि राहुल गांधी की बातों का फायदा उठा सके। चुनाव याद रखिए, नैरेटिव, पार्टी, ये सब 50% से भी कम का हिस्सा होती है चुनाव लड़ने में।
चुनाव लड़ने में 50% से ज्यादा बड़ा रोल संगठन का होता है। वो संगठन कहां है? यही वो सवाल है जहां राहुल गांधी की अपील कितना फायदा पहुंचाएगी, वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी की अपील बिहार में बदलाव की आहट का संकेत दे रही है, बदलाव की आहट बता रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सीट शेयरिंग कैसे होती है, क्या होती है। बिहार में अधिकार बड़ा मुद्दा तो 2015 से बना हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, बिहार की जनता कभी हमेशा कुछ ना कुछ बचाने के नाम पर वोट दे रही है। 15 में मोहन भागवत के बयान के बाद आरक्षण बचाने के नाम पर वोट दे रही थी। 2024 में संविधान बचाने के नाम पर आखिरी फेज आते आते जनता वोट दे रही थी, और अब वोटर अधिकार बचाने के नाम पर वोट दे रही है। और इन सब के बीच बिहार और बिहारियत, इसको बचाने के नाम पर भी जब वोटिंग होने जा रही है, तभी जाकर प्रशांत किशोर वोटर टर्नआउट में भले न दिखे, लेकिन जनता के बीच विमर्श में जरूर दिख रहे हैं। विमर्श में प्रशांत किशोर अगर दिख रहे हैं तो तय मानिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। कुल मिलाकर बिहार की पिक्चर, मैं फिर कह रहा हूं, पॉजिटिव वोटों से नहीं, नकारात्मक वोटों से तय होनी है। कि जनता किसी को लाने के लिए वोटिंग करे, उससे कहीं ज्यादा किसी को हटाने के लिए वोटिंग करते हुए नजर आए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने यही इस यात्रा में देखा है, और एक जिले का मेरा अनुभव और कई जिलों से सूचनाओं के आधार पर प्राप्त जानकारियों और उसका अनुभव, इन सब को साझा करके मैं यदि देख रहा हूं, तो यही दिखा रहा है कि बिहार बदलाव की तरफ तो जा रहा है, लेकिन उस बदलाव की तरफ जाते जाते एक हिचक भी दिखाई दे रही है। वही हिचक जो 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही थी, जब जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। क्या बिहार वहीं जाकर खड़ा हो जाएगा? पक्के तौर पर नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि चुनाव में अभी 1.5-2 महीने बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।